अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। आज ही बात करेंगे पूरे वीक की परफॉर्मेंस के हवाले से कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे रही है, कितना प्रेशर मार्केट के अंदर रहा है। डेली बेसिस के अंदर तो मैं वीडियो के अंदर बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन वीकली बेसिस पे बात करने का मकसद ये होता है कि अगर कोई वीक के थ्रू भी कोई ऐसी चीज़ या न्यू डेवलपमेंट हो रही है तो उसके ऊपर भी हम बात करें। और फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट की क्लोजिंग रही है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी अगर हम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करें तो इस टाइम पे कई कंट्रीज़ की तरफ से पाकिस्तान के अंदर एक मीटिंग चल रही है। उनके वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने उसका इंतज़ाम किया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जंग चल रही है ईरान, US और इसराइल के हवाले से उसको ख़त्म किया जाए। तो उसके ऊपर पीस टॉक्स का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदीया, तुर्की और मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन की जा रही है कि किस तरह से इस जंग को रोका जाए। सेकंड नंबर पे अगर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से हुई है वो IMF की है। IMF ने पाकिस्तान का जो 1.2 बिलियन का जो लोन है वो अप्रूव कर दिया है, जो कि पाकिस्तान की इस कंडीशन के अंदर जब हर तरफ एक प्रेशर नज़र आ रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रेट भी उसकी वजह से ऊपर जाएगा। तो उस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की कंडीशन ये है कि अगर कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर समझी जाएगी स्टॉक मार्केट के हवाले से। और उम्मीद है कि मंडे वाला दिन जो है वो एक अच्छे पॉजिटिव स्टांस के ऊपर ओपन होगा, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि IMF पाकिस्तान को जो 1.2 बिलियन का लोन है वो नहीं देगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले आ सकता है। तो वो चीज़ तो नेगेटिव हो गई, मतलब वो चीज़ तो माइनस होगी न्यूज़। और IMF के 1.2 बिलियन देने से स्टॉक मार्केट को एक समझ लें कि काफ़ी देर के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, जिससे पाकिस्तान के हवाले से एक डायरेक्टली पॉजिटिव न्यूज़ के आने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर चीज़ होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर क्लोज़ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी, उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा समझने के बाद चेंज किया है और अब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो वाया ईरान जो हैं वो होंगी। आल्दो ईरान के अंदर जंग चल रही है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ईरान के थ्रू अभी भी वर्किंग के अंदर है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जो एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान की वजह से बंद थी वो अब पाकिस्तान को दूसरे रूट के थ्रू ईरान की तरफ से वो पाकिस्तान अपना काम चला लेगा। तो एक्सपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ओबियसली इसका लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट ज़रूर हो। आज ये अफ़गानिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि अफ़गानिस्तान ने प्रॉमिस किया है पाकिस्तान के साथ कि उनकी टेरिटरी किसी भी तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और उम्मीद है कि अब ये जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो इस न्यूज़ के बाद बेहतर हो सकते हैं। ये एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि पाकिस्तान की इंटरनल वोट चल रही थी तालिबान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो अगर ठंडी पड़ती है या आम लफ्ज़ों में हम उसे इस तरह भी कहें कि अगर वो सीज़ फायर हो जाता है परमानेंट लेवल के ऊपर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। इस सूरत हाल में जब मार्केट अपने 190 के लेवल से गिरकर 150 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है, तो दो पॉजिटिव न्यूज़ पाकिस्तान के लिए आ चुकी हैं। और अगर तो सीज़ फायर के हवाले से पाकिस्तान एक अच्छे मीडिएटर का किरदार अदा करता है और ईरान और US के दरमियान जंग ख़त्म हो जाती है, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट फ्यूचर के अंदर साबित होने वाली है। जी, तो अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की फ्राइडे की परफॉर्मेंस के हवाले से। ओबियसली थर्सडे वाला दिन नेगेटिव था, तो फ्राइडे वाले दिन के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 0.79% नेगेटिव क्लोज और 151,707 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि अपने लो के बिल्कुल आसपास है। तो जब अगर क्लोजिंग अपने लो के आसपास होती है तो उसका सिंपल सा एक मतलब है कि मार्केट के अंदर प्रेशर है और मार्केट अपने बेरिश मूड के अंदर है। लेकिन क्योंकि वीकेंड के थ्रू काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो आई एम होपिंग कि मंडे वाला दिन तो एटलीस्ट पॉजिटिव साबित होगा। बाकी फिर ईरान और US की जंग का जब तक कोई मुकम्मल सोल्यूशन नहीं निकलता, मार्केट प्रेशर में रह सकती है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये सारे का सारा जो मामला है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अगर इंडिविजुअल शेयर्स की बात करें तो अपनी प्राइस से काफ़ी नीचे डेप्रिशिएट कर चुके हैं और उसके बाद फिर वहाँ से मज़ीद नीचे नहीं जा रहे। अगर आप जो लोग ट्रेडर हैं वो जानते हैं कि डेली बेसिस पे स्टॉक्स के अंदर उतनी नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही जितना कि अगर हम इंडेक्स को देखें तो वो डेप्रिशिएट कर रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन 244.7 मिलियन का वॉल्यूम रहा, जबकि अगर हम बात करें थर्सडे वाले दिन तो 300 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम था। ये जब वॉल्यूम ऑब्वियसली जब कम होते हैं मार्केट के अंदर
तो उसका इम्पैक्ट मार्केट लेती ही लेती है। डेली बेसिस के अंदर मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टर का रुझान नहीं होगा तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके पीछे फंडामेंटल रीजंस आप सबको आइडिया ही है। जिस सिचुएशन से इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल लेवल पे सिचुएशन जा रही है उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर उसी तरह से आता है। जी इसी तरह अगर हम बात करें KMI30 के हवाले से तो KMI30 ने नेगेटिव क्लोज़ किया है तकरीबन 0.85%। KSE 100 और KMI30 का डिफरेंस पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। जो काम करते हैं स्टॉक मार्केट में उन्हें आइडिया है। KSE 100 में टॉप 100 कंपनीज़ जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है, और जो KMI30 है वो टॉप 30 शरिया कंप्लाइंट सेक्टर के अंदर जो शरिया कंप्लाइंट समझ लें कि कंपनीज़ हैं वो KMI30 के अंदर फॉल करती हैं। और KSE 100 के अंदर मिली जुली कंपनीज़ हैं, उस लिहाज से कन्वेंशनल भी हैं और इस्लामिक भी हैं। तो जितने इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट में काम करना चाहते हैं वो KMI30 या KMI ऑल शेयर में काम करते हैं। इसी तरह जितने आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स देखते हैं उनके जो इक्विटी फंड्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट KMI30 में मेजरली करते हैं और बाकी KMI ऑल शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की परसेंटेजेस डेली बेसिस पे। अब जिस तरह KMI ऑल शेयर है वो 1.02% नेगेटिव हुआ है, जबकि KMI30 की बात करें तो वो 0.85% नेगेटिविटी आई है उसके अंदर। जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स में पहला नंबर K इलेक्ट्रिक का है। वॉल्यूम की बात करें तो पहले नंबर पे होने की हैसियत से 56.9 मिलियन का वॉल्यूम K इलेक्ट्रिक के अंदर आया है। मैं पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ में से इन टर्म्स ऑफ कि आप इसमें डेली बेसिस पे एक अच्छा वॉल्यूम देखते हैं तो वो आपको नज़र आती है। और उसके अलावा काफ़ी अरसे से इसने अपना कोई बहुत हाई नहीं बनाया, और अगर PIA जैसा शेयर जो है वो अगर ट्रैवल करता हुआ 3 रुपये से 30 रुपये तक जा सकता है तो नो डाउट कि इलेक्ट्रिक में भी इतना पोटेंशियल है, वो भी आने वाले टाइम के लिए जा सकता है। तो एक छोटा शेयर है जिसमें आप अपनी मंथली इनकम का कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्गर रन के लिए अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। अभी की जो क्लोजिंग प्राइस इसकी रही है वो 6.93 पे इसने क्लोज़ किया है। और दूसरे नंबर पे FNEL है। FNEL के हवाले से मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है कि FNEL ने जब से अपनी फेस वैल्यू जो है उसको कम किया है, 10 रुपये से घटा के कम 1 रुपये पे लेके आए हैं, तो उसके बाद इनकी प्राइस भी उसी तरह डेप्रिशिएट करके 1.50 पे स्टैंड करती रही है। लेकिन जंग की सूरत हाल की वजह से जो इसकी प्राइस है इस टाइम पे 1.10 से लेके 1.30 में बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर बाइंग लेवल अगर आप देखें इसके तो इसकी डेप्रिसिएशन फर्दर जो है वो 0.70 या 0.80 तक ये डेप्रिशिएट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अफवाहों के मुताबिक कई लोग ये भी कहते हैं कि इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सट्टा होता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें मार्केट के हवाले से तो एक ब्रोकरेज हाउस है, ये भी एक सिक्योरिटीज़ है। जिस तरह आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उनके अपने जो कंपनी के शेयर्स हैं वो भी लिस्ट होते हैं, तो ये भी एक लिस्टेड कंपनी की तरह ही है। तो लॉन्गर रन के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक तो लॉन्गर रन के लिए आप इसको 1.50, 20 और हो सकता है कि हमें शॉर्टर टर्म पीरियड ऑफ टाइम के अंदर भी ये 1.50 पे जाता हुआ नज़र आ सकता है। तीसरे नंबर पे जी TPL का राइट शेयर है, और TPL की रीट कंपनी का फंड 1 है, जिसके अंदर अगर वॉल्यूम देखें तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स में भी रहा है और 19.73 मिलियन का वॉल्यूम। आज के दिन कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसमें 1.34% का इजाफा हुआ है। जो लोग रीट में रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करना चाहते हैं वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मली रीट कंपनी जिस तरह DCR है ये डिविडेंड्स आपको काफ़ी अच्छे देते हैं, तो अगर कोई डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी करे और अगर उसके अंडरस्टैंडिंग में आता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर एक सेपरेट कोई शॉर्ट सी वीडियो बनाकर उसका डाटा वगैरह और बेसिक चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँ। जी उसके बाद WTL है, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में आपको डेली बेसिस पे नज़र आता ही है। बाइंग लेवल बड़े इंटरेस्टिंग है, 0.70 से लेके अपवर्ड लेवल पे आपको शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए बड़े अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। लॉन्गर टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो 1 रुपये से 10 रुपये की ब्रैकेट काफ़ी लंबी ब्रैकेट है, लेकिन इसके दरमियान आप बाय कर सकते हैं इसको। उसके बाद यूनिटी है। यूनिटी के ऊपर मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अपने 5 साल के लो के ऊपर इस टाइम पे यूनिटी स्टैंड कर रहा है, और आज भी अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं आई है, इसमें 0.36% है। थर्सडे वाले दिन पहले नंबर पे टॉप एक्टिव स्टॉक था, और आज के दिन भी अगर बात करें तो यूनिटी जो है वो टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर फॉल कर रहा है।
यूनिटी के बाद बैंक ऑफ पंजाब, इसके बारे में पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि बैंक ऑफ पंजाब ने प्राइस एप्रिसिएशन भी इसकी अच्छी हुई है और जो इसने डिविडेंड दिया है वो भी काफ़ी अच्छा दिया है इन कंपैरिजन। 15% का डिविडेंड है, लेकिन फिर भी कंपनी अगर अपनी प्राइस की एप्रिसिएशन के साथ डिविडेंड भी दे रही है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए। जी उसके बाद JS का ETF फंड है जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स में है, फिर इत्तेफाक है और सिनर्जी है टॉप एक्टिव स्टॉक्स में आपको नज़र आता है, फिर PPL कंपनी है, ये भी टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको काफ़ी अरसे बाद नज़र आई है। जी सेक्टर वाइज देखते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो पहले नंबर पे अगर देखें ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में दीवान फारूक मोटर है। दीवान फारूक मोटर के हवाले से डेली बेसिस पे आपको अपने इस सेक्टर के अंदर पहले नंबर पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम दीवान फारूक मोटर ही नज़र आता है। प्राइस एप्रिशिएट कर चुकी है 4.11% से और क्लोजिंग प्राइस रही है 14.93 की। सेक्टर की बात करें तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव ही रहे हैं। आपको आइडिया ये है कि सेशन जो रहा है स्टॉक मार्केट का फ्राइडे वाले दिन वो कंपैरेटिवली वोलेटाइल था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं था, लेकिन अंडर प्रेशर ही रहा है। जी पार्ट्स एंड एसेसरीज़ की बात करें तो पहले नंबर पे लोड्स है, वॉल्यूम 7,71,506 का रहा और जो चेंज आया है वो नेगेटिव 3.12% का था। और अगर बात करें सेक्टर की तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मार्केट सिचुएशन कुछ शेयर्स ऐसे थे जो पॉजिटिव भी थे लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन जो नेगेटिव हैं वो इन कंपैरिजन थोड़ा नेगेटिव ही हैं। जैसे कि हम बात देख सकते हैं कि बेला कंपनी जो है नॉन कंप्लाइंट में है, वो 9.49% नेगेटिव है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो पहले नंबर पे फौजी सीमेंट है और सेक्टर की बात करें तो पूरा सेक्टर ही नेगेटिव है। कमर्शियल बैंक्स में पहले नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब, दूसरे नंबर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और तकरीबन आप ये जितने भी आपको बैंक नज़र आ रहे हैं इन सब की अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड कंपनी ने बहुत अच्छे दिए हैं। तो और तकरीबन सारे के सारे बैंक जो हैं तकरीबन एक्स भी कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि डिविडेंड जिन्होंने बाय किया हुआ था एक्स प्राइस से पहले उनको अब ये डिविडेंड जो है वो 40 डेज़ के अंदर अंदर उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है और जो उनकी प्राइस है उससे नेगेटिव भी हो जाती है, मतलब उसमें से माइनस भी हो जाती है उनकी एक्चुअल प्राइस से। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, डिविडेंड या बोनस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोनस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया है। डिविडेंड और बोनस के हवाले से बताता चलूँ, जब भी किसी कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया होता है और उसकी प्राइस जब एक्स का दिन होता है यानी कि वो डिस्पर्स करना होता है, उन्होंने उसके लिए उस प्राइस में से उतनी ही परसेंटेज माइनस कर देते हैं किसी भी जो भी परसेंटेज किसी भी शेयर के हवाले से कंपनी ने अनाउंस की होती है। फर्टिलाइज़र के हवाले से बात करें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में पहले नंबर पे FFC है, बहुत बड़ी कंपनी है। अपने सेक्टर के हवाले से भी बात करें तो पहले नंबर पे ही है। दूसरे नंबर पे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, 13 का इसने लो बनाया था कल के दिन मार्केट में। फ्राइडे की वर्किंग की बात करें तो थोड़ा सा इसने अपने समझ लें जो लेवल्स हैं उनको सिक्योर किया। फातिमा फर्टिलाइज़र ने प्रेशर के बावजूद इसमें थोड़ा सा गेन आया, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशन को इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करें तो पहले नंबर पे PPL है, OGDC दूसरे नंबर पे है, मारी तीसरे नंबर पे। OGDC के हवाले से आपसे मैंने कई बार इसके बारे में बात की है कि OGDC पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। डिविडेंड के हवाले से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें और उसके अलावा इस चीज़ को भी माइंड में रखें कि इसके सर्कुलर की जो डेट की पेमेंट्स हैं वो डेली बेसिस नहीं मतलब एक रेगुलर टाइम लाइन के मुताबिक इनको मिलती जा रही हैं और जैसे ही इनकी ये पेमेंट्स ख़त्म होंगी तो सबसे ज़्यादा जो बूस्ट करने वाला शेयर होगा वो OGDC ही हो सकता है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करें तो हैस्कोल है, नॉन कंप्लाइंट में डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में होते हुए भी इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम डेली बेसिस में आपको देखने को मिलता है। और अगर 1 मंथ या 1 वीक की बात की जाए, बल्कि 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ और 2 मंथ के हवाले से ये अभी नेगेटिव लेवल पे स्टैंड कर रहा है। अगर यहाँ से हम देखें 1 मंथ की रेशो तो 1 मंथ के अंदर ये बल्कि 1 मंथ में देखें तो तकरीबन ये अपने पॉजिटिव लेवल पे ही स्टैंड कर रहा है। और 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो 36.76 का रिटर्न दिया है। अगर हाई की बात करें जो इसने अपना हाई बनाया वो 29.30 है और वहाँ से और वो तकरीबन इसने बहुत ज़्यादा लेट नहीं बनाया, समझ लें कि इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसने बनाया है।
3 मंथ्स के अंदर अंदर, जनवरी के अंदर इसने अपना हाई बनाया था और उसके बाद से ये गिरना शुरू हो चुका है। और जंगें भी जो हैं वो तकरीबन आपको आइडिया है उसके बाद से ही स्टार्ट हुई हैं। और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में भी ये अपने पॉजिटिव लेवल पे ही स्टैंड कर रहा है। अगर तो आप रिस्क बियर कर सकते हैं तो हो सकता है कि हैश कॉल में ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो जी। उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर की बात करें तो पहले नंबर पे सिनर्जी है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो पहले नंबर पे WTL है। ये डेली बेसिस पे वही शेयर्स रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सेक्टर में, क्योंकि अपनी प्राइस में अभी भी इन्होंने वो टारगेट अचीव नहीं किए, और जो इन्वेस्टर है वो अभी भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है, जिसका मतलब है कि कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है कि लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं। जी, तो अब चलते हैं टेक्निकल की तरफ और देखते हैं कि टेक्निकल लेवल पे बेसिक चीज़ों में मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर। जी, तो चार्ट आपके सामने है। फ्राइडे का तो चार्ट नेगेटिव ही लेवल पे क्लोज़ हुआ है। और अगर हम बात करें वीकली लेवल की, तो वीकली लेवल के ऊपर भी मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो कोई बहुत पॉजिटिव लेवल पे क्लोज़ नहीं हुई। एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट जो है वो अपने पॉजिटिव लेवल पे वीकली चार्ट की क्लोजिंग देगा, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा ये निकला कि जो थर्सडे वाले दिन मार्केट की सिचुएशन हुई है वो पूरे का पूरा जो ग्राफ है वो नेगेटिव जा चुका था, और फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग की वजह से जो क्लोजिंग रही है वो 0.68% मार्केट नेगेटिव लेवल पे क्लोज़ कर रहा है। और यहाँ से अगर हम एक चीज़ को नोट करें कि वीकली लेवल के ऊपर जो इस टाइम पे चार्ट है वो एक चीज़ का इंडिकेटर दे रहा है कि जो अगला वीक है वो नेगेटिव होने वाला है। लेकिन यहाँ से अभी भी एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं 2-3 पाकिस्तान के हवाले से, तो हो सकता है कि ये चार्ट रिवर्स होकर पॉजिटिव हो जाए। लेकिन मंडे वाला दिन थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाएं, क्योंकि इस टाइम पे $100 के पास उसकी प्राइस है, और अगर तो समझ लें कि मंडे वाले दिन ओपन ही 105-106 से होता है, तो फिर मार्केट के अंदर प्रेशर रह सकता है। मंथली बेसिस की बात करें तो मंथली लेवल के ऊपर अभी भी, क्योंकि 2-3 दिन बाकी हैं क्लोजिंग के लिहाज से, तो हो सकता है कि मार्केट की सिचुएशन चेंज हो जाए। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी जो साइन है वो पॉजिटिव साइन नहीं है, बल्कि वो अनसर्टेनिटी के हवाले से ही साइन है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ क्लैरिटी के लिए नहीं है। मार्केट ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन दिखा रही है अपना, ना नेगेटिव दिखा रही है। परसेंटेज में देखें तो 9.73% नेगेटिव पर स्टैंड करती है, और तकरीबन 16,354 पॉइंट्स नेगेटिव है। आल दो मार्केट के लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक ही दिन के अंदर मार्केट ये सारे पॉइंट्स 10-15 हज़ार पॉइंट तो मार्केट एक दिन के अंदर रिकवर कर सकती है, अगर कोई बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ आ जाए तो। उससे हमें बेनिफिट ये होगा एटलीस्ट हम मंथ को पॉजिटिव क्लोज करेंगे। लेकिन अगर वो ना भी हो, 3-4% भी नेगेटिव रह जाए, यहाँ से 4-5% भी मार्केट पॉजिटिव डाल जाए, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन कंसीडर होगा मार्केट के हवाले से। तो कोई मसला नहीं, अभी भी 2-3 दिन बाकी हैं। हो सकता है कि मार्केट की सिचुएशन में कोई चीज़ चेंज हो और कोई अच्छी तब्दीली भी आए स्टॉक मार्केट के हवाले से। अगर तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा ही। जी, म्यूचुअल फ़ंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर भी वैसा ही रुझान है। इक्विटी फ़ंड्स की बात कर रहा हूँ, जैसा कि स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया है KMI 30 ने, तो ज़्यादातर फ़ंड्स अगर आप देखें तो 0.8, 0.9 या 1% की नेगेटिविटी के साथ स्टैंड कर रहे हैं। कुछ का डाटा अपडेटेड नहीं है, ये पिछले दिन का डाटा है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने डेट भी या साथ जो मेंशन है उसको देख के ही आपने फ़ाइनल चेक करना है कि आज का जो डाटा है वो डाटा ठीक अपडेटेड है या नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें बाकी भी कंपनीज़ के जो फ़ंड्स हैं, तमाम में तकरीबन 1 से 1.25% का ही नेगेटिव में चेंज आया है। ज़्यादातर फ़ंड्स, अगर एनर्जी फ़ंड की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर का तकरीबन सेम ही है। 1% के पास ही नेगेटिविटी आई है, जैसा कि KMI 30 भी तकरीबन 1% के पास नेगेटिव थी। तो उसी तरह इम्पैक्ट आपको इक्विटी फ़ंड्स के अंदर भी सेम टू सेम वैसे ही नज़र आता है। बाकी जी अगर हम बात करें मनी मार्केट और इनकम मार्केट फ़ंड्स की, तो उसके अंदर जो चेंज है वो इस टाइम पे रिटर्न जो है वो 9.8% से लेके, बल्कि इतने इसके आसपास ही रखें आप, 9 से 9.8% के दरमियान जो रिटर्न वो आपको मिल रहा है एनुअल बेसिस पे। और
म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे कमाने हैं उसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूँ कि साल में जो कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डालें और वहाँ से अपने साल के 4 से 5% रिटर्न्स एक्स्ट्रा जनरेट करें। साल के एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करेंगे तो आपका जो 9 से 10% अगर आपको मिल रहा है मनी मार्केट या इनकम मार्केट में, तो साल के रिटर्न्स में आपके 4 से 5% इजाफा होगा। आप एटलीस्ट मनी मार्केट और इनकम मार्केट के रिटर्न्स को बीट करेंगे। सेकेंडली, ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करें जो कंपनी आपको किसी किस्म का लोड चार्जेस फ्रंट एंड या बैक एंड लोड जो है वो चार्ज ना करती हो। यहाँ पे इस टाइम पे हर कंपनी का कोई ना कोई फ़ंड भी ऐसा होता है जिसमें आपको किसी किस्म के चार्जेस डिडक्ट नहीं किए जाते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि अगर बिल्कुल आप चार्जेस चाहते हैं डिडक्ट ही ना हो तो एटलस एसेट मैनेजमेंट है जिसमें किसी किस्म के चार्जेस डिडक्शन नहीं होती। बाकी आपका वीडियो के हवाले से या कोई भी क्वेश्चन है फ़ंड्स के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।